नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो वीडियो होगी इसमें हम लोग घनवाद को देखेंगे। घनवाद के जितने भी कलाकार हैं लगभग सभी को देखने का प्रयास करते हैं। घनवाद का उदय आप जानते हैं कि स्पेन में होता है, यानी फ्रांस में होता है, 1907 के आसपास होता है। इसके कलाकारों की अगर बात करें तो बहुत सारे कलाकार आएंगे, चाहे आप देखेंगे पाब्लो रूई पिकासो की बात होगी, या फिर ब्रांक की बात होगी, या फिर फर्नालेंजे की बात होगी, हार्न ग्रेस की बात होगी, तो सभी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सभी से जुड़े हुए जो है डाटा उसे भी देखने का प्रयास करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा। आपका टारगेट है TGT आर्ट 2022। हमें उम्मीद है कि आप लोग ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 22 में जो 148 पदों पे भर्ती है उसे फाइनली फतेह करके ही मानेंगे। आइए देखते हैं, पेन पेपर उठा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाला है। पहला पॉइंट लिया गया है, घनवाद का उदय कब हुआ था। घनवाद के अगर उदय की बात करें यानी जन्म की बात करें तो 1907 ईस्वी के आसपास स्पेन देश में होता है। आप जानते हैं स्पेन फ्रांस में पड़ता है। घनवाद का जनक कौन माना जाता है? तो पाब्लो रूई पिकासो और ब्राक महोदय, जॉर्ज ब्राक होता है नाम इनका, जॉर्ज ब्राक। तो जॉर्ज ब्राक और पाब्लो रूई पिकासो के द्वारा घनवाद को एस्टेब्लिश किया जाता है। किस सन में किया जाता है? तो सन याद रखना है 1907 का। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा 1908 ईस्वी में घनवाद का प्रयोग किया गया था। तो लुइस वासेल ने 1908 ईस्वी में घनवाद का प्रयोग किया। 1907 में घनवाद का प्रथम चित्र आबनियों की स्त्रियां किसके द्वारा बनाई जाती हैं? तो आबनियों की स्त्रियां रचना बहुत बार पूछी गई है। आबनियों की स्त्रियां मूल रूप से पाब्लो रूई पिकासो की रचना है, जबकि विवस्त्र स्त्री अगर पूछे तो जॉर्ज ब्राक की रचना मानी जाती है। याद रखना, आबनियों की स्त्रियां पाब्लो रूई पिकासो की है, जबकि विवस्त्र स्त्री किसकी है? तो जॉर्ज ब्राक की रचना मानी जाती है। अगला पॉइंट आता है, सर्वप्रथम घन का अनुभव किसने किया था? तो सबसे पहले घन का अनुभव जो है पाल सेजान के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चंस पूछा जाता है तो 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से आपको राइट आंसर्स ढूंढना होता है। अगला पॉइंट, घनवादियों ने आकृतियों को कैसा रूप दिया था? तो कोणात्मक रूप में दर्शाने का प्रयास घनवादियों के द्वारा किया गया। घनवाद के सभी चित्रों में आकार कैसा है? तो मूल रूप से ज्यामितीय आकार दिखाई देता है। जब यहाँ पे कोणात्मक आकृति होगी तो मूल रूप से आकार कैसा होगा? ज्यामितीय ही होगा। घनवादियों को कहा जाता है तो रूप का कातिल मूल रूप से घनवादियों को कहा जाता है, ऐसी संज्ञा इन्हें प्राप्त है। याद रखना, घनवादियों को क्या कहा जाता है? रूप का कातिल कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है कि घनवाद का अंत कब होता है। आप जानते हैं घनवाद का उदय मूल रूप से 1907 में हुआ है। अगर अंत की बात करें तो 1925 में इसका अंत हो जाता है। 1925 में घनवाद का अंत हो जाता है। घनवाद की प्रेरणा किससे मिलती है? तो फाववाद और निग्रो कला से मूल रूप से घनवाद को प्रेरणा मिलती है। फाववाद और निग्रो कला से इसको मूल रूप से मुख्य प्रेरणाएं मिलते हैं। घनवाद मुख्यतः किस दृष्टिकोण की कला होती है? तो जड़वादी कला के रूप में घनवादी कला को जाना जाता है। घनवादी चित्रकार पुस्तक किसने लिखा है? तो घनवादी चित्रकार पुस्तक को लिखने का काम जो है ओपोलिनेर का रहा है। ओपोलिनेर का रहा है। याद रखना है, घनवादी चित्रकार पुस्तक को ओपोलिनेर के द्वारा लिखा गया है। लेखक ओपोलिनेर ने घनवाद का जनक माना है तो कुर्बे को माना है। कुर्बे के द्वारा मूल रूप से ये कहते हैं कि घनवाद का उदय हुआ है। जो घनवादी चित्रकार पुस्तक हैं ओपोलिनेर के अनुसार घनवाद का जनक मूल रूप से कुर्बे हैं, जबकि आप जानते हैं जॉर्ज ब्राक और पाब्लो रूई पिकासो वास्तविक जनक माने जाते हैं किसके? घनवाद के। वही घनवाद जो 1907 में स्पेन फ्रांस में पनपता है, 1925 में जिसका अंत होता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि घनवादी कला आकृतियों को किस रूप में देखते हैं? तो घनवादी कला आकृतियों को घन और शंकु के रूप में देखने का प्रयास सदैव करते हैं। अगला पॉइंट, घन के चित्रों का विषय क्या रहा है? तो घनवाद के चित्रों का जो विषय रहा है घनत्व और विस्तार रहा है। याद रखना, घनवाद की अंतिम कृति 3 नर्तकी, ये पूछा जाता रचना है। 3 नर्तकी 1925 में आती है। किसकी रचना है? 3 नर्तकी को पाब्लो रूई पिकासो के द्वारा बनाया जाता है। तो पाब्लो रूई पिकासो का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पाब्लो रूई पिकासो।
आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है घनवाद के प्रमुख चितेरे थे। तो घनवाद के जो प्रमुख चितेरे माने जाते हैं वो पाब्लो रुई पिकासो माने जाते हैं, जॉर्ज ब्राक माने जाते हैं, फर्नालेंजे माने जाते हैं और जो है ग्रीन हास माने जाते हैं। ग्रीन हास गणितीय कलाकार होते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन बनता है ग्रीन हास का संबंध कैसे रहा है, तो गणितीय चित्रकार के रूप में रहा है। जन इनका माड्रिड में होता है ग्रीन हास का। घनवाद के बहुत अच्छे चितेरे होते हैं। घनवाद को कितने भागों में बांटा गया, अगर मान लो पूछ लिया जाए घनवाद को कितने भागों में, तो 2 भाग लगाना है आपको। एक तो विश्लेषणात्मक घनवाद होता है, एक संश्लेषणात्मक घनवाद होता है। तो ये 2 रूपों में बंटता है। आप जानते हैं 1907 में इसका जन्म होता है, ये याद रखना। 1925 में इसकी जो है विनाश हो जाता है। जॉर्ज ब्राक और पाब्लो रुई पिकासो इसके वास्तविक जन्मदाता माने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। आगे बात करते हैं, तो संश्लेषणात्मक घनवाद को शुरू किया गया था। तो संश्लेषणात्मक घनवाद को शुरू करने का काम पाब्लो रुई पिकासो का रहा है। और विश्लेषणात्मक घनवाद का समय क्या रहा है, तो 1907 से 1914 ईस्वी तक विश्लेषणात्मक घनवाद चला है, आगे बढ़ा है। अब आप जानते हैं कि घनवाद में बहुत सारे कलाकार हैं। अभी आपने देखा है कलाकारों की एक लंबी सूची है, जिसमें फर्नालेंजे का भी नाम है, पाब्लो रुई पिकासो का भी नाम है, जॉर्ज ब्राक का भी नाम है और ग्रीन हास का भी नाम है। तो सभी को हम लोग देखे भी लें, क्योंकि क्वेश्चंस अगर घनवाद से बने तो हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले फर्नालेंजे के बारे में, या हो सकता है वो ग्रीन हास के बारे में पूछ ले, या हो सकता है वो कोई पाब्लो रुई पिकासो की अच्छी रचना के बारे में पूछ ले। तो आपको सभी को ध्यान देना होगा, सभी को याद रखना होगा, तब जाके आपका काम बन पाएगा। इस बार टारगेट ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि 120 प्लस, 120 प्लस नंबर आपको लाने होंगे, तब जाके आपका काम बन पाएगा। पहली बार हम देख रहे हैं कि सभी को एक साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है। पाब्लो रुई पिकासो की अगर बात करें, 1881 से 1974 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। पाब्लो पिकासो का पूरा नाम क्या होता है, पाब्लो रुइस पिकासो होता है। रुइथ लिखा है, कई जगह रुइब होता है। तो कुल मिलाकर के बस समझना है कि हाँ ये होता है, इस पर हमें खोज नहीं करना है, ठीक है। तो पाब्लो रुइथ या रुइब पिकासो होता है, याद रखना। पिकासो का जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, स्पेन में हुआ था। आगे पिकासो के पिता का नाम बताइए। होइसे रुइथ मूल रूप से इनके पिताजी का नाम है। होशे रुइथ कहो या फिर होइसे रुथ कहो, मूल रूप से पाब्लो रुई पिकासो के पिताजी का नाम होता है। घनवाद के प्रवर्तक कौन होते हैं, तो पिकासो ही होते हैं। आगे अगर बात करें तो यही है अन्वेषणियों की स्त्री। आप ढंग से देख लीजिए, ये रचना मूल रूप से पाब्लो रुई पिकासो की है, अन्वेषणियों की स्त्री। पिकासो के पिता क्या थे, आप जानते हैं कला अध्यापक के रूप में ये कार्य किए हैं। तो एज अ आर्ट टीचर के रूप में कौन रहे हैं, तो पाब्लो रुई पिकासो के पिताजी, जिनको हम लोग होस्थे रुई या फिर होथे रुई के या फिर होशे रुई के नाम से जानते हैं, उनका काम जो है कला अध्यापक के रूप में रहा है। पिकासो की माता का नाम क्या है, तो मारिया पिकासो रुइथ मूल रूप से इनकी माता का नाम है। पिकासो की पत्नी का नाम क्या है, तो ओलगा इनकी पत्नी का नाम है। ये नाम आपको याद रखना है, ऐसे स्टार लगा के रखिएगा। ओलगा किसकी पत्नी है, पाब्लो रुई पिकासो की पत्नी। पिकासो चित्रकार के अलावा और क्या रहे हैं, तो पाब्लो रुई पिकासो चित्रकार के अलावा अच्छे मूर्तिकार रहे हैं, जैसे भारत में डीपी राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी का संबंध रहा है। आगे पिकासो द्वारा बनाया गया घनवाद का पहला चित्र कौन होता है, तो अन्वेषणियों की स्त्री होती है। भी आपने तुरंत देखा है, 1907 की रचना होती है। 1907 में अन्वेषणियों की स्त्री बनाया जाता है। और घनवाद आप जानते हैं 1907 में ही पनपता है, स्पेन में ही पनपता है, फ्रांस में ही पनपता है। यानी किसके द्वारा पनपाया जाता है, किसके द्वारा जनक माने जाते हैं, तो पाब्लो रुई पिकासो की पहली रचना घनवाद की मान ली जाती है, अन्वेषणियों की स्त्री। आगे बात करेंगे पिकासो द्वारा बनाया गया घनवाद का अंतिम चित्र कौन सा होता है। आप जानते हैं 1925 में मूल रूप से घनवाद का अंत हो जाता है। तो अंतिम चित्र 3 नर्तक होता है। अंतिम चित्र 3 नर्तक होता है, पाब्लो रुई पिकासो की रचना है। पहली अन्वेषणियों की स्त्री है, 1907 में बनाया जाता है, पाब्लो रुई पिकासो की रचना है। आगे पिकासो ने कुल कितनी कलाकृतियां बनाई हैं, तो 2 लाख कलाकृतियां बनाई। याद रखना 2 लाख कलाकृतियां किसने बनाई हैं, पाब्लो रुई पिकासो ने बनाई है। तो सभी कलाकृतियां तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, प्रमुख चित्र देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं, पिकासो द्वारा बनाया गया कोलाज का प्रथम कृति कौन सा है। कोलाज की पहली रचना कौन सी है, तो बेत की कुर्सी पर वस्तु समूह मूल रूप से 1912 में बनाया गया था। घनवाद की अच्छी रचना ये मानी जाती है, घनवाद की अच्छी रचना मानी जाती है, पाब्लो रुई पिकासो की रचना है। आगे पिकासो के चित्रों को कितने काल में बांटा गया है, तो अगर बात करें तो नीला काल और गुलाबी काल 2 कालों में इसे बांटने का प्रयास किया गया है। 2 लाख चित्र ऐसे कोई नहीं बनाता है, जब बहुत मेहनत किया होगा, अटूट प्रेम के साथ कार्य किया है, तब जाकर के ऐसे चित्रकार और मूर्तिकार ने इतनी रचनाएं की। पिकासो के नीले काल का समय रहा है, तो पिकासो के नीले काल का जो समय रहा है वो मूल रूप से 1901 से 1904 के बीच रहा है। और पिकासो के नीले काल के चित्रों का भाव क्या था, तो मानवीय दुख मूल रूप से नीले काल का भाव रहा है, मानवीय दुख।
आगे, विद्यालय की लड़की भी मूल रूप से पिकासो की रचना है। आप देख लीजिए, यह है विद्यालय की लड़की की रचना। आगे, पिकासो के गुलाबी काल का समय क्या रहा है? तो आप गुलाबी काल के समय की बात करेंगे तो 1905 से 1906 गुलाबी काल के समय का रहा है। 1905-1906 गुलाबी काल रहा है। जबकि अगर आपने अभी देखा है कि मूल रूप से नीले काल तो 1901 से स्टार्ट हुआ है और 1904 तक गया है। 1901 से 1904 नीले काल का समय रहा है। आगे, पिकासो के गुलाबी काल के चित्रों का भाव क्या रहा है? तो गुलाबी काल के चित्रों का भाव जो है वो निराशा और समर्पण रहा है, निराशा और समर्पण रहा है। जबकि आपने देखा है नीले काल में मानवीय दुख था, मानवीय दुख नीले काल में रहा है। आगे बात करते हैं, 1901 में युवा कला नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? तो युवा कला मूल रूप से कब प्रकाशित होती है? 1901 में, यानी कुल मिलाकर के कौन से काल में? पिकासो के नीले काल में प्रकाशित होती है। अच्छा, 1901 में युवा कला नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की? तो पाब्लो रुई पिकासो के द्वारा की गई। संश्लेषणात्मक घनवाद में बताया जाता है या फिर बनाया जाता है तो ज्यामितीय आकारों का चित्र खूब बनाया गया है संश्लेषणात्मक घनवाद में। मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, किसका वचन है? तो मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, यह कथन मूल रूप से पाब्लो रुई पिकासो का है। आपको याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। जब क्वेश्चंस बनता है, जब आप पढ़े होंगे क्वेश्चंस आएगा तभी आप राइट आंसर्स कर पाएंगे। तुक्का मारने से हरदम सही नहीं जाता, कुछ जगह तुक्का काम कर जाता है, लेकिन ये कहो कि हर जगह तुक्का, तो तुक्का से फाइनली सिलेक्शन नहीं होता है। लक बाई चांस बहुत सारे लोगों का हो भी गया है, लेकिन मूल रूप से आपको मेहनत पे विश्वास करना है, कर्म पे विश्वास करना है। कर्म करिएगा, फल अच्छा मिलेगा। अगला पॉइंट आता है 1910-11 में पिकासो व ब्राक के घनवाद को कहा जाता है। तो 1910-11 के पिकासो और जॉर्ज ब्राक के घनवाद को क्या कहा गया? परिसीमित घनवाद इसका नाम दिया गया, परिसीमित घनवाद। घनवाद की 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण देन कौन सी है? तो घनवाद की 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण देन जो है वो रचना संबंधी सिद्धांत है। रचना संबंधित सिद्धांत मूल रूप से सबसे अच्छी देन मानी जाती है। पिकासो के चित्रों का प्रिय विषय क्या रहा है? शाण युद्ध मूल रूप से इनके चित्रों का प्रिय विषय माना जाता है। पाब्लो रुई पिकासो के चित्रों का मुख्य विषय रहा है शाण युद्ध। शाण युद्ध किस देश का प्रमुख खेल होता है? तो स्पेन देश का प्रमुख खेल होता है। मूल रूप से आप देखते होंगे कि स्पेन में मूल रूप से शाण युद्ध राष्ट्रीय खेल के रूप में भी जाना जाता है। आगे, इजिप्शियन शैली का कलाकार कौन है? तो इजिप्शियन शैली का कलाकार पाब्लो रुई पिकासो ही माना जाता है। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वो भी पाब्लो रुई पिकासो ही प्रसिद्ध है। स्टार के साथ रखिएगा, ये पॉइंट कई बार छप चुका है पिंक पीरियड वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं, पिकासो की मृत्यु हुई थी तो 1974 ईस्वी में मूल रूप से इनकी मृत्यु होती है। 20वीं शताब्दी के आसपास पाब्लो रुई पिकासो की मृत्यु होती है। पाब्लो रुई पिकासो की बहुत सारी रचनाएं हैं। 3 स्त्रियां हो, बसंत पूजा हो, ग्वेर्निका हो, गायक हो, नट परिवार हो, 3 नर्तक हो, 3 वादक हो, शाण लड़ाई हो, युद्ध शांति हो, बहुत सारी रचनाएं। जब इन्होंने 2 लाख चित्र बनाए हैं तो रचनाएं तो बहुत सारी होंगी, लेकिन ग्वेर्निका चित्र इनकी बहुत फेमस है। ग्वेर्निका 1937 की रचना होती है, इसे भी अलग से पढ़ने की जरूरत है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। पिकासो ने ग्वेर्निका नामक चित्र कब बनाया? तो 1937 में बनाया। पिकासो की कला का चरमोत्कर्ष चित्र कौन सा है? तो ये ग्वेर्निका ही सबसे चरमोत्कर्ष चित्र माना जाता है। ग्वेर्निका किस रंग से बनाया गया है? तो नीले रंग से ग्वेर्निका को चित्रित किया गया है, बनाया गया है। किसके द्वारा? पाब्लो रुई पिकासो के द्वारा। ग्वेर्निका चित्र को पिकासो ने कितनी शैलियों में बनाया है? तो 3 शैली होती है। एक तो घनवादी शैली होती है, एक अति यथार्थवाद शैली होती है और अभिव्यंजनावाद शैली होती है। तो तीनों शैलियों में ग्वेर्निका चित्र को बनाया है। किसके द्वारा बनाया गया है? पाब्लो रुई पिकासो के द्वारा बनाया गया है। वही पाब्लो पिकासो जिनका जन्म स्पेन में होता है और घनवाद के प्रवर्तक होते हैं, घनवाद के जनक होते हैं। घनवाद आप जानते हैं 1907 में अस्तित्व में आता है। ग्वेर्निका कब बनाते हैं? 1937 में बनाते हैं। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है कि पिकासो का चित्र ग्वेर्निका किस संग्रहालय में रखा गया है? तो न्यूयॉर्क संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। ग्वेर्निका का आकार क्या है? तो 11.5 इंच से 25.5 इंच है। आगे, ग्वेर्निका चित्र का अंकन हुआ है तो प्रतीकात्मक अंकन हुआ है। प्रतीकात्मक अंकन। ग्वेर्निका चित्र में घोड़ा प्रतीक है तो जनता का प्रतीक माना जाता है, घोड़ा याद रखना है। अगला, जर्मन तानाशाह। जर्मन तानाशाही आक्रामकों के द्वारा किया गया स्पेन के सीमावर्ती गांव का ध्वंस किस चित्र का विषय रहा? तो जर्मन तानाशाह आक्रमणों के द्वारा किया गया स्पेन की सीमावर्ती गांवों का ध्वंस ग्वेर्निका का विषय रहा है, ग्वेर्निका का, जिसकी रचना 1937 में होती है। अगला पॉइंट आता है,
पिकासो का चित्र अन्वेषणियों की स्त्री सेजान के किस चित्र से तुलना की गई है? तो सेजान के कौन से चित्र से? स्नान मग्निकाएं से तुलना किया गया है। आबनियों की स्त्री पाब्लो रूई पिकासो की रचना है, जबकि सेजान की रचना है स्नान मग्निकाएं। याद रखना, स्नान मग्निकाएं। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है 1952 में बालोरी गिरजाघर के 2 विशाल भित्ति चित्र युद्ध और शांति विषय पर किसने बनाया? तो युद्ध और शांति विषय पर चित्र मूल रूप से बालोरी गिरजाघर में पाब्लो रूई पिकासो के द्वारा बनाया जाता है। अगला पॉइंट आता है वार एंड पीस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वार एंड पीस जो पुस्तक होती है लियो टॉलस्टॉय की अच्छी रचना होती है, याद रखना। अगला पॉइंट और घनवाद से क्या बन सकता है? तो कहा जाता है कि किन 2 कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंग और तकनीकी का समावेश अपने चित्रों में किया है? तो पाब्लो रूई पिकासो और जॉर्ज ब्राक के द्वारा ऐसा समावेशन किया गया है। बुद्धिमान जीनियस किसे कहा जाता है? तो बुद्धिमान जीनियस भी मूल रूप से पाब्लो रूई पिकासो को मिला है ऐसा तमगा, याद रखना। महत्वपूर्ण बिंदु में मूल रूप से अच्छे चित्र हैं, जैसे इनके चित्रों का कभी कभी रचना भी पूछ लिया जाता है। अन्वेषणियों की स्त्री 1907 में बनाया गया, पाब्लो रूई पिकासो की रचना है। नट और गोला हो गया, पाब्लो रूई पिकासो की रचना है। अग्निपंछी हो गया, 1910 में बनाया गया है। बुद्ध युग्म हो गया, 1900 नहीं, बुद्ध युग्म भी बहुत अच्छी रचना है, पाब्लो रूई पिकासो की है। बसंत पूजा हो गया, 3 स्त्रियां हो गया, 1909 में बनाया गया। वायलोनिन वादक हो गया, 1911 की रचना है। भिखारी बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। बुद्ध युग्म भी मूल रूप से पाब्लो रूई पिकासो की रचना है। ग्वेर्निका भी 1937 में है। गायक, स्त्रियां करने वाली, भिखारी, वायलिन वादक, परित्यक्ता भी किसकी रचना है? मूल रूप से पाब्लो रूई पिकासो की रचना है। सर्कस के विदूषक किसकी रचना मानी जाती है? पाब्लो रूई पिकासो की मानी जाती है। नट का परिवार पूछ लिया जाए तो ये भी पाब्लो रूई पिकासो की अच्छी रचनाओं में शुमार है। भांड का परिवार हो जाए, भांड का परिवार किसकी रचना है? पाब्लो रूई पिकासो की रचना है। 3 नर्तक 1925 में बनाया गया था, घनवाद के अंतिम समय की रचना है। 3 नर्तक किसने बनाया? पाब्लो रूई पिकासो ने बनाया। श्वेत वस्त्र पहने स्त्री किसकी रचना है? पाब्लो रूई पिकासो की है। 3 वादक की अगर बात कर लें, ये भी पाब्लो रूई पिकासो की रचना है। साण से लड़ाई आप जानते हैं, साण मुख्य विषय रहा है इनका पाब्लो रूई पिकासो का, तो साण की लड़ाई भी अच्छी रचना है पाब्लो रूई पिकासो की। स्वप्न भी अच्छी रचना मानी जाती है। जीवन का आनंद भी पाब्लो रूई पिकासो की रचना है। युद्ध व शांति हो गया, ये भी पाब्लो रूई पिकासो की रचना मानी जाती है। आप जानते हैं 2 लाख रचनाएं की हैं, खास रचना देख लीजिए, यह पर्याप्त है। आराम कुर्सी पर बैठी महिला रचना किसकी है? ये भी पाब्लो रूई पिकासो की है। और गिटार, खोपड़ी व समाचार पत्र मूल रूप से किसकी रचना मानी जाती है? पाब्लो रूई पिकासो की रचना मानी जाती है। स्मरणीय बिंदु की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि पाब्लो रूई पिकासो प्रख्यात मूर्तिकार भी रहे हैं। तो इनकी मूर्तियां कौन कौन सी फेमस हैं? जैसे मुर्गा मूर्ति 1932 में बनाया गया था पाब्लो रूई पिकासो के द्वारा। बकरी बनाया गया, बिल्ली बनाया गया, 1914 की रचना होती है। मूर्ति है बकरी बिल्ली, याद रखना, मुर्गा बकरी बिल्ली। भेड़ वाला आदमी मूल रूप से 1943 में बनाया गया था पाब्लो रूई पिकासो के द्वारा। धातु की रचना अगर हो, धातु की रचना 1930 में पाब्लो रूई पिकासो ने बनाया, जबकि मजाकिया मूर्ति मूल रूप से 1905 की रचना मानी जाती है। मजाकिया मूर्ति के बाद 1907 में मूल रूप से घनवाद को एस्टेब्लिश करते हैं पाब्लो रूई पिकासो और जॉर्ज ब्राक के द्वारा। तो ये तो हो गया पाब्लो रूई पिकासो। पाब्लो रूई पिकासो मृत्यु आप जानते हैं 1974 यानी 20वीं शताब्दी में होती है। जन्म इनका 1881 में होता है। कहाँ पे होता है? आप जानते हैं कि स्पेन में होता है। अब हम लोग बात कर लें थोड़ा सा जॉर्ज ब्राक के बारे में। ये भी घनवादी कलाकार होते हैं, संस्थापक सदस्यों में एक रहे हैं। 1882 में मूल रूप से इनका जन्म होता है, 1963 में इनकी मृत्यु होती है। जॉर्ज ब्राक का जन्म कहाँ पे हुआ? तो 1882 में पेरिस में होता है। अर्जेंतुआल या अर्जेंतुआल पेरिस में मूल रूप से इसका जन्म हुआ है, जॉर्ज ब्राक का हुआ है। जॉर्ज ब्राक द्वारा बनाया गया पहला घनवादी चित्र कौन सा है? तो विवस्त्र आकृति 1908 में बनाई जाती है। आप जानते हैं 1907 में घनवाद का जो है ये लोग स्थापना करते हैं, और विवस्त्र स्त्री 1908 में पहला जो है घनवादी चित्र इनका माना जाता है। किसका? जॉर्ज ब्राक का माना जाता है। पाब्लो रूई पिकासो का पहला घनवादी चित्र कौन सा था? तो आप जानते हैं पहला अन्वेषणियों की स्त्री था। अगला, कोलाज पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो कोलाज पद्धति का आविष्कारक मूल रूप से जॉर्ज ब्राक ही माना जाता है। कागज व कपड़ों के रंगीन टुकड़ों को चिपका करके बनाया गया चित्र क्या कहलाता है? तो वही होता है कोलाज, याद रखना। कागज और कपड़ों को आपस में चिपका करके अच्छे से चित्रण कर दो, अच्छे से संयोजन करके चित्रण कर दो, वही है कोलाज। किस चित्रकार ने पहली बार अपने चित्रों में अक्षरों का प्रयोग किया था? पहली बार अक्षरों का प्रयोग मूल रूप से जॉर्ज ब्राक के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया था।
अगला पॉइंट आता है, ब्राक ने नर्मदा की सागर तटों को कई रेखा चित्रों में कब बनाया? तो मूल रूप से जॉर्ज ब्राक ने नर्मदी या फिर नर्मदा सागर के तटों को कई रेखा चित्रों में 1929 के आसपास बनाते हैं। याद रखना 1929 के आसपास बनाते हैं। ब्राक ने कानेफोरस ऋतु और संपन्नता के देवता का सीरीज कब बनाया? तो कानेफोरस की रचना 1922 में जॉर्ज ब्राक के द्वारा की जाती है। जॉर्ज ब्राक घनवादी कलाकार होते हैं। आगे, ब्राक ने बहुत से वास्तुचित्र कब बनाए? तो बहुत से वास्तुचित्र मूल रूप से 1931 से 1938 के बीच बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? जॉर्ज ब्राक के द्वारा बनाया जाता है। अच्छा, जॉर्ज ब्राक का जन्म आप जानते हैं पेरिस में होता है। जॉर्ज ब्राक क्या होते हैं? आप जानते हैं घनवादी के स्थापत्य सदस्यों में से एक होते हैं। अच्छा, इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो आप जानते हैं विवस्त्र स्त्री, इनकी बहुत अच्छी रचना होती है। कब बनाते हैं? 1908 में बनाते हैं। सूर्य का रथ 1952 में बनाते हैं। फलों की थाली व गिलास मूल रूप से किसकी रचना है? जॉर्ज ब्राक की रचना है। संगमरमर की मेज किसकी रचना है? जॉर्ज ब्राक की रचना है। अहंकार किसकी रचना है? तो अहंकार भी जॉर्ज ब्राक की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। खड़ी महिला हो गया, ये भी मूल रूप से जॉर्ज ब्राक की रचना होती है। गोल मेज वस्तु समूह मूल रूप से किसने बनाया? जॉर्ज ब्राक ने बनाया है। बिलियर्ड की मेज अगर बात करें तो ये भी जॉर्ज ब्राक की रचना है। और ताश का खेल अगर बात किया जाए तो ताश का खेल भी जॉर्ज ब्राक की अच्छी रचनाओं में शुमार है। द्वंद्व गान की अगर बात करते हैं तो द्वंद्व गान भी मूल रूप से जॉर्ज ब्राक की अच्छी रचनाओं में शुमार है। द्वंद्व गान। लाल मेज पोस्ट पर वस्तु समूह जो रखा हुआ है, ऐसा दृश्य भी जॉर्ज ब्राक के द्वारा बनाया जाता है। खड़ी महिला हो या फिर कानेफोरस हो, कानेफोरस अच्छी रचनाओं में शुमार है जॉर्ज ब्राक के। जॉर्ज ब्राक वही हैं जो कोलाज पद्धति के जन्मदाता होते हैं, घनवाद के संस्थापक होते हैं। आप जानते हैं पाब्लो रूई पिकासो और जॉर्ज ब्राक ने मिलकर के घनवाद को एस्टेब्लिश किया था। तो ये तो हो गए जॉर्ज ब्राक। अब जॉर्ज ब्राक के बाद आप जानते हैं घनवाद में दो कलाकार और हैं, फर्नालेंजे और ग्रीनहाउस। तो फर्नालेंजे के बहुत खास चित्रों में आकारों का विरोध आता है, यंत्रों का समूह नृत्य आता है, ये सब डाटा पूछा जाता है। तो इन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको फाइनली टारगेट एक ही है, 148 फतेह करना। उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। फाइनली रिजल्ट देना है आपको। आता है फर्नालेंजे का नाम 1882 से 1955 के बीच मूल रूप से इनका कार्यकाल रहा है। किस चित्रकार को घनवादी के बजाय नीलीवाद कहा जाता है? तो घनवाद के बजाय नीलीवाद का कहा जाता है मूल रूप से फर्नालेंजे को। फर्नालेंजे का जन्म 1882 ईस्वी में नर्मदी के आरजिती गांव में होता है। नार्मदी के आरजिती गांव में किसका जन्म होता है? तो नार्मदी के आरजिती गांव में फर्नालेंजे का जन्म होता है, जिन्हें नीलीवादी कहा जाता है, हालांकि हैं ये घनवादी। आप जानते हैं 3 महिलाएं बहुत अच्छी रचना होती है फर्नालेंजे की। 3 महिलाएं बहुत अच्छी रचना मानी जाती है फर्नालेंजे की। हालांकि 3 स्त्रियां अगर देखें तो 1909 की रचना है पाब्लो रूई पिकासो की, जबकि 3 महिलाएं अगर पूछे तो फर्नालेंजे लगाना, याद रखना। 3 महिलाएं फर्नालेंजे की हैं और 3 स्त्रियां अगर पूछे तो 1909 में पाब्लो रूई पिकासो ने बनाया है। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस समझिएगा। अगला पॉइंट आता है फर्नालेंजे घनवादी की प्रदर्शनी का भाग लेते हैं। तो फर्नालेंजे मूल रूप से घनवादी प्रदर्शनियों में 1910 ईस्वी में भाग लेते हैं। आप जानते हैं घनवाद 1907 में अस्तित्व में आता है, 1910 में ये प्रदर्शनी में भाग लेते हैं। प्रमुख चित्र कौन कौन सा है तो आप देख लीजिए। फर्नालेंजे के प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो जंगल में निर्वस्त्र मानो अच्छी रचना मानी जाती है, फर्नालेंजे की है। आकारों का विरोध किसकी रचना है? फर्नालेंजे की है। यंत्रों का समूह नृत्य हो जाए किसकी रचना है? फर्नालेंजे की है। आपने भी देखा ही है कि 3 महिलाएं भी किसकी रचना है? तो 3 महिलाएं भी अच्छी रचना मानी जाती है फर्नालेंजे की। तो इतना डाटा आपको याद रखना है, सब काम आपका बन जाएगा, बहुत परफेक्ट काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ग्रीन हाउस के बारे में या फिर हान ग्रीश के बारे में भी देख लेते हैं। हान ग्रीश की अगर बात करते हैं 1887 में जन्म होता है, 1927 में इनकी मृत्यु हो जाती है। गणितीय चित्रकार कहा जाता है किसे? तो हान ग्रीश को कहा जाता है गणितीय चित्रकार। गणितीय चित्रकार कौन है? हान ग्रीश है। हान ग्रीश का जन्म हुआ था तो 1887 में माड्रिड में मूल रूप से इनका जन्म होता है। सबसे प्रखर घनवादी कलाकार कहा जाता है, तो सबसे प्रखर घनवादी कलाकार हान ग्रीश हैं। आप जानते हैं घनवादी कलाकारों में जॉर्ज ब्राक भी हैं, फर्नालेंजा भी हैं, मूल रूप से हान ग्रीश भी हैं, पाब्लो रूई पिकासो भी हैं, लेकिन सबसे प्रखर घनवादी कलाकार तो वहाँ पे हान ग्रीश राइट आंसर बनेंगे।
आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी को समस्त अमूर्त कला का जनक कहा गया। 20वीं शताब्दी की समस्त अमूर्त कला का जनक कहा जाता है, तो घनवाद को मूल रूप से 20वीं शताब्दी के अमूर्त कला का जनक कहा गया है। घनवाद को याद रखना है। तो इस टाइप से हम लोगों ने घनवाद को पढ़ा है। हमें लग रहा है अगला वाद होगा, कोई भी वाद हो, चाहे वो अभिव्यंजनावाद हो, चाहे वो फाववाद हो, चाहे वो घनवाद हो। घनवाद तो आज आपने पढ़ा, हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठा के बैठे होंगे, नोट डाउन कर लेंगे। आगे फाववाद भी पढ़ लेंगे। कोई भी वाद कुल मिलाकर आगे वाद भी पढ़ना है, चाहे भंवरवाद पढ़ लें, चाहे रचनावाद पढ़ लें, चाहे सर्वोच्चवाद पढ़ लें, चाहे अति यथार्थवाद पढ़ लें, पढ़ना है। कुल मिलाकर के कहीं से भी क्वेश्चंस बने सभी पॉइंट्स पढ़ लेना है, कहीं से भी डाटा पूछे बस आपको रिवीजन करते रहना है, पीछे जो आपने पढ़ा है उसे थोड़ा दोहराते रहना है, टेस्ट भी देते रहना है, सब कुछ बेटर हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।